अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल करेंगे हफ्ते भर के सियासी हालात व वाकयात की दुरुस्त आगही। नजर डालेंगे सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज में। तहरीक अदम एतमाद आखिरी मरहले में दाखिल, कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तेफाक। पार्लियामेंट हाउस की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 21 मार्च के इजलास में PTI के मरहूम MNA ख्याल जमान के लिए फातिहा खानी होगी। 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च तक मुलतवी कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि मेरे पास इख्तियार है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर मुलतवी कर दूं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में 24 मुनहरिफ MNAs की वीडियो मंजर आम पर आ गई। राजा रियाज ने इंकशाफ किया कि पार्लियामेंट लॉजेस पर हमले के बायस वो लोग सिंध हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से नोटों की बोरियां और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। हमें इमरान खान से इख्तलाफ है, इसलिए अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, राजा रियाज की जानिब से जवाब दिया गया। हुकूमत का 14 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने शो कॉज पर दस्तखत किए। नोटिस में अरकान को 7 दिन में मुआफी मांगकर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है। जवाब न देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI कारकुनान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोल दिया और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अताउल्लाह नियाजी और फहीम खान भी कारकुनान के साथ मौजूद रहे। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले PTI के कारकुनान की पहले गिरफ्तारी हुई और बाद में रिहा कर दिया गया। सिंध हाउस पर हमले से मुताल्लिक दरखास्त पर तमाम सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी करते हुए IG इस्लामाबाद को पीर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गवर्नर राज लगाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का गवर्नर राज न लगाने का ऐलान। शेख रशीद ने कहा कि सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है। सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त हुई, सिंध में गवर्नर राज नाफिज करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की मुखालफत करते हुए मामले पर मजीद गौर की हिदायत भी कर दी है। PDM का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मार्च का इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज लॉन्ग मार्च पर निकलने से पहले लाहौर से रैली की क़यादत करेंगी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि अपोजिशन का मार्च तहरीक अदम एतमाद से राह फरार है। इमरान खान के बाद मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा। बिलावल की जानिब से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत शहबाज शरीफ की तजवीज़ है, जबकि माइनस इमरान की तजवीज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और उनके MNAs ने दी है। इसी से मालूम होता है कि असल मसला इमरान खान है। अब तक बात वज़ीर आज़म के इस्तीफे से आगे बढ़ चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा आमिर खान का बयान। आमिर खान का कहना था कि आज की तारीख तक हुकूमत के साथ हैं और MQM को कोई जल्दी नहीं है। आखिरी वक्त तक इस चीज़ को देखेंगे जिसमें आवाम की बेहतरी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जल्द से मुलतवी कर दें। चौधरी शुजात की दरखास्त। उनका कहना था कि कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अरकान कौमी असम्बली की खरीदो फरोख्त का हुकूमती इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कमेंट्स आने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 7 साल से केस इल्तवा हो रहा है। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वज़ीर आला और वफाकी और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया। पार्लियामान हमला केस में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर PTI रहनुमा बरी हो गए। अदालत ने वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर और शफकत महमूद की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने जहांगीर तरीन, अलीम खान और सैफुल्लाह नियाजी को भी दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी कर दिया। लाहौर में खौफनाक आतिशज़दगी, सैकड़ों दुकानें तबाह, करोड़ों का नुकसान। कराची में झोंपड़ियों में आग लगने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज की रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली का फैसला। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात में सीरीज लाहौर होने पर कोई एतराज नहीं है।
मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज की रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली का फैसला कर लिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा की हठधर्मी मिसाइल का गिरना तस्लीम कर लिया, मगर मुआफ़ी मांगने की तौफीक न हुई। मिसाइल निज़ाम महफूज है। इंडिया हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशंस का असर-ए-नौ जायजा ले रहा है। इस्लामाबाद ने हादसाती तौर पर मिसाइल लॉन्च से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। रूस यूक्रेन जंग जारी, अमेरिका का यूक्रेन को असलहा फराहम करते रहने का ऐलान। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन को असलहा, खुराक और दौलत फराहम करता रहेगा। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेनी पनाहगज़ीनों को खुली बाहों से खुशामदीद कहेगा। रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी भारी कमी देखने में आई। इसराइल में अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। साइबर हमलों के नतीजे में वज़ीर आज़म हाउस, वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत, इंसाफ और बहबूद की वज़ारतों समेत मुतादिद वेबसाइट्स डाउन हो गईं। ये हमले पीर की शाम किए गए, जिसके बाद नुकसानात का जायजा लेने के लिए नेशनल साइबर डायरेक्टरेट की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। टॉप स्टोरीज के बाद नजर डालेंगे हफ्ते भर की दिलचस्प खबरों पर। बच्चों के रोने का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा करने वाला आला तैयार किया गया। जानना चाहते हैं कि बच्चों की गूगू गागा का क्या मतलब है? स्विट्जरलैंड की एक कंपनी जिसका ये दावा है कि वो बच्चों के रोने और उनकी आवाज़ों का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा कर सकती है। ज़ाउंड्रीम कंपनी ने एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है जो बच्चों की आवाज़ों से उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही बच्चों में ऑटिज्म का पता लगा सकता है। और वार्नर का हथौड़ा, एहलिया ने घर में भी काम करने का मशवरा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर कराची स्टेडियम में पिच को एक हथौड़े के जरिए हमवार करने की कोशिश करते हुए नजर आए। पीसीबी ने हथौड़ा हाथ में पकड़े डेविड वार्नर को थोर का लकब दिया, लेकिन डेविड वार्नर की एहलिया कैंडिस वार्नर को अपने शौहर को थोर का लकब मिलने पर कोई फिल्म याद ना आई, बल्कि उन्होंने मजाक का सहारा लेते हुए उन्हें घर पर भी ऐसे ही काम करने का मशवरा दे दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। तो नाजरीन, जब से अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, उसके बाद से सियासी सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर होती जा रही है। इस हफ्ते के आगाज़ में हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के साथ मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू किया ताकि उनको हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ जाने से रोका जा सके। काफ लीग, MQM और बाप इस वक्त हुकूमती अहम इत्तेहादी हैं और काफ लीग इनमें मरकजी हैसियत हासिल कर चुकी है। और इसी दौरान वफाकी वज़रा के कुछ ऐसे बयानात आए कि जिनमें कहा गया कि 5 नशिस्तें रखने वाली काफ लीग वज़ारत आला की तलबगार हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने जिसके बाद एक चैनल पर इंटरव्यू दिया जिससे सियासत में एक नया मोड़ हमारे सामने आया। और इस इंटरव्यू में न सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद की, बल्कि जब उनसे पूछा गया कि जो अपोजिशन दावा कर रही है कि उनके हिमायती अराकीन 172 से ज़्यादा अराकीन उनके साथ मौजूद हैं, इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि 172 अराकीन से कहीं ज़ायद उनके पास अराकीन मौजूद हैं। तबसरा निगारों का इस इंटरव्यू के हवाले से ये कहना था कि ये वक्त से थोड़ा सा बहुत पहले दे दिया गया है। उन्होंने ऐसी बातें कर दी जो थोड़ी बाद में करनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी ने मुनहरिफ अराकीन से एक दरख्वास्त की, अपने फैसले पर नजरसानी की। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद में जमात से हटकर फैसला करना उनके लिए, उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा, सियासी गलती होगी ये। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं करना चाहता, नोटों की बोरियों की बात नहीं करना चाहता। ठंडे दिल से गौर करके फैसला करें और इंसान जज्बात में और गुस्से में गिला शिकवा कर ही लेता है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी के जहन में ये इब्हाम है तो इसको दूर कर दें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं बरमला कहना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अबहाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की ऐसा कोई इरादा न था न है। दूसरी तरफ असद उमर कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस जो है वो पीर को फाइल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस हवाले से क्या कहते हैं,
आइए आपको दिखाते हैं। करते हैं अपने हलकों में जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। इसलिए मैं सियासी बड़ा वर्कर होने की हैसियत से उनको कहता हूँ, वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाए। हमारे पास बहुत दिनों की इतलात हैं कि ये 8, 9, 10, 12 हमारे आदमी जो हैं वो कहाँ हैं। टीवी ने जिसका चेहरा दिखाया है वो हल्के में जाने के काबिल नहीं है। ये ना हो कि लोग उनके मुंह काले कर दें। वापस आ जाएं ताकि आपको रीपेंट कर दें। मैं जमहूरियत की बसात लपेटने में मेरा हल्का ज़रूर है जो जमहूरियत की बसात लपेटता है। अगर तसादम होता है तो यकीनन ये पछताएंगे, हाथ मलते रहेंगे। इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया कि जो कुछ सिंध गवर्नर हाउस में हो रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, जो मेंबरों को वहाँ रखा जा रहा है, सो मैं एमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। वजारत दाखिला आपको ये श्योरिटी देती है कि हम सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे। नाज़रीन, इसके बाद जुमेरात को पीटीआई के 20 से 25 अरकान 2 एमएनएज अताउल्ला नियाजी और फहीम खान के उकसाने पर सिंध हाउस पर धावा बोल देते हैं और गेट तोड़कर इहाते में दाखिल हो जाते हैं और अपनी पार्टी के मुनहरिफ अरकान से इस्तीफा देने का मुतालबा करते हैं और साथ ही उनको तशद्दुद करने की धमकियां भी दी जाती हैं। जबकि गेट से बाहर जेयूआई फे के कारकुनान हैं वो जमा हो जाते हैं, जिन पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करती है और उनको अंदर जाने से रोकती है और एक तसादुम के रास्ते को कंट्रोल कर लिया जाता है। इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाता है। कुछ देर बाद जो ये 2 एमएनए हैं पीटीआई के, उनको 12 कारकुनान समेत गिरफ्तार कर लिया गया और जिन्हें कुछ ही देर बाद शहबाज गिल छुड़ा लेते हैं, लेकिन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल कहते हैं कि सिंध हाउस के गेट को नहीं तोड़ना चाहिए था, सिंध हाउस में ज़मीर आ रहे हैं। इमरान खान ने ऐसा क्या किया है जो ज़मीर बेचे जा रहे हैं? क्या कहा उन्होंने मजीद मीडिया से गुफ्तगू में, आपको सुनवाते हैं। ये नहीं तोड़ना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। वहां पर क्या किया है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए यहाँ ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ की जा रही है? मुझे बताइए क्या होती है जब आप कहते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का, वो फलां चीज की बेच बचाव करता है, तो क्या इसको आप नहीं कहते उर्फे आम में? यहाँ पर सिंध हाउस पर हमले के वक्त शर्जील मेमन जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि सिंध हाउस पर हमला सिंध धरती पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए, हमें हमारी क़यादत की तरफ से रोका गया है, अदरवाइज़ हम भी यहाँ पर कारकुनान इकट्ठे कर सकते हैं और ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने क्या कहा, अपने रद्द-ए-अमल में आपको सुनाते हैं। इमरान नियाजी साहब ने तो वैसे ही बात की है ना कि जी एक इंसानों का समुंदर होगा, इनको हम दिखाएंगे इंसानों का समुंदर क्या होता है। शेख रशीद साहब, पहले तो इनकी आप बढ़कें देखें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज सुबह जब वो बात कर रहे थे तो उनकी बोकी जो है ना वो बिल्कुल गिरी हुई थी। अगर आज के बाद आपने किसी रुकन असम्बली के घर पे कोई एहतजाजी मुजाहरा या पथराव करवाया तो फिर आपके जो अराकीन असम्बली हैं वो फिर घर जो है वो महफूज नहीं रहेंगे। पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन ने अराकीन कौमी असम्बली की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है और ना बेच रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तो हमेशा जलसे जुलूस को रोकने की बात करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही इशू पर जलसा कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। इन जलसे जुलूसों में उन्होंने कहा कि अगर कोई मारा गया, मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, हुकूमत का सिंध हाउस पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम, पहले हमने देखा कि उन्होंने छांगा मांगा की सियासत की बात की, फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ का जिक्र किया और अब सिंध हाउस का। तो आप इस हवाले से बतौर एक सीनियर सियासतदान इस तमाम अमल को सियासी और जमहूरी तौर पर दुरुस्त समझते हैं? हमला किया गया था पार्लियामेंट लॉजेस पे और मैं उस हमले के वक्त मौजूद था वहाँ पर, और ख़वातीन को दरवाज़ों पे नॉक किए जा रहे थे और हिरासत किया जा रहा था। और अगर कुछ MNAs अपना हक इस्तेमाल करते हुए, वो किसी भी जमात के हैं, वो सिंध हाउस में
رہنا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس ڈر و خوف کی وجہ سے ہے کہ جو حکومت نے پیدا کیا تھا. میرے خیال سے سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ کے بعد اس ڈر و خوف میں واضح کمی آئے گی اور یہ اراکین بجائے اس کے کہ چھپیں ادھر یا ادھر اپنے گھروں میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے. صحیح. تاج حیدر صاحب، اگر کوئی رکن پارٹی کے مخالف ووٹ کرتا ہے، پارٹی کے خلاف جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی اور وہ تاحیات نااہل ہوں گے، کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب آتی ہے تو اس پر پارٹی کے ممبران اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو اس طرح ان کو سیاسی عمل سے دور کر دیا جائے، مستقل باہر کر دیا جائے؟ نہیں، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. 63A واضح ہے اور آج بھی محترم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ابھی اس کی سماعت کر لیتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کی الگ سے سماعت کی جائے اور اس میں محترم چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کل تک یہ اپنا ریفرنس پیش کر دیں تاکہ اس کی سماعت دے کے کوئی فیصلہ ہو سکے. لیکن 63A بالکل واضح ہے اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کی وہی وضاحت کرے گا کہ جو کہ صاف صاف اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. میں ان سینیٹروں میں ہوں کہ جنہوں نے یہ آئینی ترمیم پاس کی تھی اور اس میں تفصیلی بحث ہم نے کی تھی کہ کیا پارٹی قائدین کو ہم اتنا طاقتور بنا دیں کہ وہ جس کو چاہیں وہ نکال سکیں، اور اگر پارٹی قائدین اتنے طاقتور ہو جائیں گے تو عوام جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہے ان کی کیا حیثیت ہوگی جنہوں نے کہ اس کو منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے. تو یہ ایک بڑی گہری بحث ہمارے درمیان ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ 63A کیا گیا تھا. یعنی اگر اس وقت آپ دیکھیں اور فرض کیجئے میں کسی حلقے سے منتخب ہوا ہوں تو مجھے کیا اپنے حلقے کے عوام کی رائے دیکھنی ہے یا اپنے پارٹی قائد کی احکامات کو دیکھنا ہے؟ تو میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حلقے کے عوام کی رائے دیکھو، اور اگر پورے حلقے سے یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ گو نیازی گو، تو پھر قائد ہم جو پارٹی کے قائد ہیں تو ان کے ساتھ رہنا ان عوام سے غداری ہوگی کہ جو غیر مطمئن ہیں اور جو کہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ گو نیازی لوگ. یہ ایک فیصلہ کرنے والی بات ہے اور میرے خیال سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا آسان ہے اگر عوام کی رائے کو اور عوام کی مشکلات کو ذہن میں رکھا جائے. دوسری جانب وزیر اعظم محترم جو ہیں ان کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کسی پروگرام میں کہ آخر کیا نقصان ہے، اور کہ اگر ملک میں جو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو جاتے ہیں، اگر یہ ہو جاتے ہیں کہ جس میں محترم وزیر اعظم کی بھی پارٹی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جتنے دوسری پارٹیوں کے، اور عوام کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے ایک آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے، تو یہ تو قوم و ملت کے حق میں بہتر ہی ہے، قوم و ملک کے حق میں، کہ ایک عوام سے ایک ریفرنس ان کو ریفر کیا گیا اور ان کا فیصلہ لیا گیا. تو ظاہر ہے کہ ہر صورت میں یہ طریقہ کار جو ہے یہ بہتر طریقہ کار ہے. صحیح. تو تاج حیدر صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ایک ہی دن میں ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ایک نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کا کہا ہے اور اپوزیشن نے 20 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تصادم کا ایک خطرہ پیش نظر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور ملک کے لیے مناسب فیصلہ ہے اس وقت پر ایسی صورتحال میں؟ دیکھیے، حکومت کے ایک وزیر نے دھمکیاں دی کہ ہم دیکھیں گے کہ کون جائے گا اس 10 لاکھ کے مجمع کو کراس کر کے ووٹ دینے اور وہاں سے واپس کیسے کرنا. تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ایک جرم ہے اس قسم کی دھمکیاں دینا. بہرحال وہ وزیر ہیں، انہوں نے یہ دھمکی دی اور اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ آپ 10 لاکھ لائیں گے تو ہم 20 لاکھ لے آئیں گے. لیکن نہ تو وہ 10 لاکھ لا رہے ہیں نہ یہ 20 لاکھ لا رہے ہیں. ایک 15-20 لوگوں نے جو حملہ کیا تھا اس پر بھی سپریم کورٹ نے آج از خود نوٹس لیا اور اس کے سلسلے میں محترم سپریم کورٹ نے بڑے واضح احکامات دیے کہ اور یقین دہانی
अटॉर्नी जनरल साहब ने कराई कि नहीं जनाब, आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होगा। और अभी जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मोहतरम वज़ीर आज़म की सदारत में मीटिंग हो रही है, उसकी भी कुछ खबरें बाहर आई। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने यही कहा है कि नहीं, अदालत के और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपको अदालत के हुक्म की अहकामात की पाबंदी करनी होगी, और वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा। तो मैं कोई मुश्किल इसमें नहीं देखता कि अगर जलसा होता भी है तो वो जलसा पुरअमन हो और लोग अपने जलसा करने के बाद अपने अपने घरों को चले जाएं और तसादुम जो है वो ना हो। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का तसादुम होगा, और अगर तसादुम होता है तो हम पीपल्स पार्टी वाले, हमारी तो एक पूरी शहादत की दास्तान है। हमारे तो पार्टी उसूलों में ये शामिल है कि शहादत हमारा नस्ल-ए-ऐन है, और जिस तरीके से हमारे लीडरों ने शहादत को कबूल किया है, जिस तरीके से हमारे कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, कोड़े बर्दाश्त किए हैं, तमाम कठिन जद्दोजहद से गुजरे, तो हमारे लिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हैरान करे। ताज हैदर साहब, पाकिस्तानी सियासत को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और पाकिस्तानी जो सियासत है उसके बहुत से अदवार देखे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो अखलाकी पस्ती इस मौजूदा दौर में दिखाई देती है, वो जिस तरह से हुक्मरान जमात अपने मुनहरिफ अराकीन को धमकियां लगा रहे हैं, उनको उन पर तशद्दुद की बात कर रहे हैं, गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसानी नस्ल के लिए, हमारी आइंदा नस्लों के लिए बेहतर है या आइंदा सियासत के लिए बेहतर है? नहीं, मैं ज़ाहिर है कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अपने अमल के खुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि एक गैर महज़्ज़ब सियासी कल्चर मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ गया है, और ये जो ज़बान है और टेलीविज़न पे जिस तरीके से मुग़ल्लज़ात बकी गई हैं, ये उसी गैर महज़्ज़ब सियासी कल्चर का नतीजा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक कल्चर है ह्यूमिलिएशन का, कि दूसरे की को जलील करके अपनी इज्जत होती है, इसको ख़त्म किया जाए। और दिस कल्चर ऑफ ह्यूमिलिएशन शुड बी चेंज इनटू अ कल्चर ऑफ कंपैशन, कि जिसमें दूसरे की मसाइल को समझा जाए, उससे हमदर्दी की जाए, उसका एहतराम किया जाए। अगर हम आपस में ये करने में कामयाब हो जाते हैं कि एक महज़्ज़ब सियासी कल्चर हमारे यहाँ हो, हम एक दूसरे का एहतराम करें, हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क बिल्कुल एक दूसरा मुल्क होगा, और यही नया पाकिस्तान जिसकी तामीर के लिए मैं अपनी ज़िंदगी के कोई 60 साल गुजारे। 1962 में पहली दफ़ा लाठी चार्ज का मैंने सामना किया था, गिरफ्तार हुआ था लेकिन पुलिस की वैन से कूद के भाग गया था, उस वक्त टांगों में जान थी मेरे, लेकिन 60 साल गुजर चुके। सही, बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नजरीन, बहरहाल जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है, उसके बाद समाजी हल्के तसादुम की तरफ सिचुएशन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब OIC का वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास मुनक़िद होने जा रहा है, सियासी मंजरनामे में शदीद तनाव की कैफियत जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को तसादुम और हंगामा आराई से इज्तनाब करना चाहिए, और मुल्क के वसीतर मफाद में और आवाम के वसीतर मफाद में यह हम फैसला लेना चाहिए, और ऐसी सूरत में हुकूमत पर यह जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्तवा की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा है कि 7 साल ये केस चला है और कितना चलाना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर साहब, फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के इल्तवा की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो गई हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ये केस आगे क्या रुख इख्तियार कर सकता है? देखिए, इल्तवा की दरखास्तें तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में। आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 2017 के रेलेवेंट रूल्स पढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो एक रिपोर्ट दे सकता है, और फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपको ये नेक्सस साबित करना होगा कि ये पैसा जो है ना पाकिस्तान की सालमियत के, यानी अगर किसी ने फंड वगैरह दिया, भी फर्ज करें को फॉरेन नेशनल निकल भी आ जाए
तो फॉरेन फंडिंग की इंटरप्रिटेशन इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी। क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान की सालमियत को मुतासर करने के लिए ये हवा ज्यादा है, तो ये इतना आसान काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इररेगुलरिटीज हैं, वो इररेगुलरिटीज को अगर सामने रखकर देख लें तो पहले का जी ये इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, इसमें अपना पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का इतलाक होना है, और उसको अगर आप सामने रखकर देख लें तो उसमें मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हवाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो फंड्स जो है ना वो भाग के सरकार जब्त हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर किसी को अपना बैन करना है या पार्टी से हटाना है उसको, तो उसका अल्टीमेट इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। ऐसी कोई रिपोर्ट जब आएगी, वो रिपोर्ट बड़ी जगह चैलेंज हो सकती है, और वफाकी हुकूमत ने फिर मामला लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली तय करना है कि इस सियासी जमात को इनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की जाए या ना की जाए। अभी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं आती है, ये इल्तवा होना, ये सारा ये पॉलिटिकल गिमिक्स हो रही हैं। मुझे इसके अंदर कोई इतना बड़ा अपना ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा कि जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान हो। अज़र सिद्दीक साहब, बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि केसेस को ताख़ीर का शिकार क्यों और कब किया जाता है? अगर सब कुछ वाज़ेह है तो फिर ताख़ीर की दरख्वास्त क्यों की गई? देखिए, ये स्ट्रेटजी बहसियत वकील मुझसे पूछते होते हैं, तो हमारी ये सियासी जमातें दो तरह से खेलती हैं। एक तो ये है कि इन्होंने पॉलिटिक्स गिमिक्स करनी है, और इसमें ज़ाहिर जैसे मैंने बता दिया, इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक सियासी महाज पे जंग लड़ी जा रही है, और वो बुनियादी लाना क्या चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के केस खोल के कहीं ना कहीं ये चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन उनमें भी अगर देखा जाए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर देखा जाए, तो वो जो पार्टी के पैसे हैं वो कहीं और जगह इस्तेमाल हुए। उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी बाहर के मुमालिक ने, कोई बाहर की एजेंसी ने ये पैसे दिए हैं पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए या पाकिस्तानी हालात खराब करने के लिए। वहां भी ये नजर नहीं आ रहा। मुझे पॉलिटिकल गिमिक्स लग रही है, सिर्फ वक्त जान के अपने जो वोटर है उसको इंटैक्ट रखने के लिए किया जाता है, और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो हो रहा है ना वो आम आदमी को हो रहा है। आम आदमी समझ रहा है पता नहीं कि बहुत बड़ी इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें ऐसी हैं। वो अंगेज किया हुआ दोनों सियासी जमातें ने अपने वर्कर को, और ये डिले जो है ना, ये वोकला की अपना एक टैक्टिक्स होते हैं ताकि मामले को जो है ना जितना डिले किया जाए उतना जो है ना कोई एविडेंस खराब हो जाए या नई एविडेंस आ जाए। इसमें ना तो कोई नई एविडेंस आनी, ना एविडेंस खराब होने वाली है। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी तौर पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही। अच्छा, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आता है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, तो क्या इमरान खान आर्टिकल 62-63 की जद में आएंगे और हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा, ये आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। इसका सब आर्टिकल 2 बड़ा क्लियर है। Every citizen now being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. ये छोड़ दीजिएगा। And such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the judicial sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. इसके आगे लिखा हुआ है, every political party shall account for the source of its fund in accordance with the law. मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज बता पूछे ना कि क्या ऐसी खास चीज है, मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। पहली तो बात है वो साबित करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के फंड के हवाले से कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी फॉरेनर ने अगर पैसा कोई दे भी दिया है और वो नियत आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस पर्पस के लिए दिया है। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कोई ऐसा काम सामने नहीं आया कि उन्होंने वो पैसा लेके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए या सॉवरेनिटी के हवाले से कहीं इस्तेमाल हो, तो ये एविडेंस भी सामने आनी है। इसका किसी तरह से भी इतलाक आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे नहीं है। वो कैसे नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन से कोई ताल्लुक इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सिर्फ टिकटें शिकटें देनी है। इलेक्शन जो लड़ना होता है वो एक इंडिविजुअल ने लड़ना है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने अपनी जात के हवाले से बताना है,
अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फंड शंड नहीं बताने उसने, या तो बता दे किसी भी नॉमिनेशन पेपर के अंदर सियासी जमातों के फंड भी जो है वो इंडिविजुअल के हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर या स्पाउस के हवाले से होता है कि वहां कोई मिस डिक्लेरेशन अगर वो करे तो फिर 62(1)(f) 63 का ताल्लुक कोई नहीं है। यहाँ यही है ऑनेस्ट सगेशियस राइटर्स, और ये भी अदालत ने डिक्लेयर करना है 62(1). जैसे नवाज शरीफ के केस में अगर आप देखें तो उन्होंने अकामा या प्रॉपर्टीज डिक्लेयर अपनी जो है ना तनख्वाह जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी, वो छुपाया था। वो जो छुपाना जो है ना वो आता है उसके अंदर उनकी जात के हवाले से, वो आर्टिकल 62(1)(f) में कवर होता है। यहाँ फॉरेन फंडिंग या इस चीजों को अगर किसी सियासी जमात के हवाले से है तो सियासी जमात का जात की हद तक कोई इतलात बनता नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 62 वैसे 62-63 वैसे ही कह देते हैं, 62(1)(f) का इस पे दूर तक किसी तरह भी कोई इतलाक नहीं हो सकेगा। वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कहते फिरते हैं कि जनाब सादक और अमीन के, भाई इसका ताल्लुक क्या है इस हवाले से? वो एक सियासी जमात के तौर पर है, सियासी जमात के तौर पर सियासी जमात जवाबदेह है। सही। अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया है। अगर वज़ीर आज़म ही इदारों के अहकामात की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर आवाम को क्या मैसेज जाएगा? अच्छा, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने होते हैं। अब उसमें अगर वजीर आजम चला भी गया है और वो इलेक्शन एक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी इलेक्शन कमीशन जो है ये पार्लियामेंट आर्टिकल 89 को, मैं समझता हूँ आर्टिकल 89 को वायलेट कर रहा है। भाई एक ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस के तहत कोई धांधली या ऐसी बात का तो कहा कुछ नहीं, बाहर सिवाय सिर्फ ये कहा है जलसे जुलूसों में जा सकता है। ना कोई फंड तकसीम करने की बात हो रही है, ना कोई तरक्याती स्कीम के हवाले से बात हो रही है। यहाँ जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट बिल्कुल नहीं है। ये मैंडेट जो है वफाकी हुकूमत का है, पार्लियामेंट का है। आपके आर्टिकल 89 के तहत वो ऑर्डिनेंस एक आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि ऑर्डिनेंस गलत है, जाए कि पहले उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करे किसी फोरम के ऊपर। अभी जो बहस कर जो ऑर्डर उन्होंने रोका, जो ये नोटिस जारी किए हैं, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अपने इख्तियार से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन को इन मामला से अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। और उसमें 5-6 चीजें हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे काम नहीं हो सकते, फंड्स नहीं आ सकते, उसमें तरक्याती स्कीमें नहीं हो सकती। ये तो बात समझ आती है, लेकिन एक वजीर आजम या एक जो इलेक्टेड वजीर आजम है, या और मैं एक और बात बताते चलूं, मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करता कि इमरान खान साहब को जाती हैसियत में या असद उमर को जाती हैसियत में ये चैलेंज करना चाहिए था। और भी कई मेंबर्स थे, तो ठीक है, वो जो मर्जी कहते रहे कि जनाब एक बड़े हाई अफसर ने ऑफिस ने आकर चैलेंज कर दिया है, क्या रह गया कि वहां जनाब वहां जाकर बायोमेट्रिक करना है, और भाई पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह दे दे। इस तरह तो जलील ना करवाएं सारे मसले के अंदर। मेरी जाती राय के मुताबिक जो मसला जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया हुआ है। ऑर्डिनेंस के जरिए बिल्कुल इख्तियार है, ऑर्डिनेंस अगर गलत है तो इलेक्शन कमीशन भी पिटीशन दायर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इस ऑर्डिनेंस को कानूनी तरीके से खत्म कराए, ना कि उस ऑर्डिनेंस को मानने से ही इनकार कर दे। सही, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ खेली जा रही है, वाइट बॉल सीरीज़, इसकी रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली का फैसला किया गया है। और हुकूमती इदारों की तरफ से एडवाइस आने के बाद ये फैसला किया गया है कि इस सीरीज़ को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। और इस बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मौजूदा हालात में सीरीज़ लाहौर मुंतकिल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। ज़राए ने यह भी बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश पर ही पहले वाइट बॉल सीरीज़ जो है उसको लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, लेकिन अभी चूंकि सूरत हाल इस किस्म की है, सियासी सूरत हाल भी, और OIC का वज़राए ख़ारजा का इजलास भी होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इस सीरीज़ को लाहौर मुंतकिल करना ज़्यादा बेहतर समझा गया है। और ये मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी से लाहौर शिफ्ट कर दिए गए हैं, और अब जितने भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे वो लाहौर में ही होंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 29 मार्च को शेड्यूल है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी जो हैं वो 24 मार्च को लाहौर पहुंचेंगे और 29 मार्च को
ये पहला मैच खेला जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।